गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ओके फाइन, ठीक है, ओके। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतिक स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नागेश्वर कुमावत। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने नोटिस किया है कि लास्ट की जो वीडियोस है वो मतलब देखी आप लोगों ने अच्छे से देखी है, बट बीच बीच में कुछ ऐसा होता है ना कि थोड़े दिन देर मन किया फिर बंद कर लिया, फिर मन किया फिर बंद कर लिया। सो मेरा आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स को है ना थोड़ा सा वीडियोस को जो है पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो, है ना। मुझे पता है अभी तुम्हारा समर वेकेशन वगैरह चल रहा है, बहुत सारे तो तुम फॉरेन टूर से लौटे भी नहीं होंगे, बट इट्स ओके फाइन, है ना। जितना तुम कर सको उतना ज़्यादा बढ़िया। बट बस यही कहना है तुमसे कि जब भी तुम किसी वीडियो को देखो तो उसे पूरा कंटेंट के साथ देखो, ताकि तुम्हारा भी है ना एक फ्लो बने, है ना। मैंने बोला ना कि आप लोगों को ऐसा मिस नहीं होगा कि मैंने कुछ टॉपिक छोड़ा या फिर हम लोग कहीं से बीच में से चल रहे हैं। आई होप अगर आप लोगों ने साथ दिया तो पक्का हम लोगों का जो ये जर्नी है बहुत अच्छा होने वाला है। सो बेटा, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अभी आज हमारा 4th क्लास है, और इसके पहले हम लोगों ने सबसे फर्स्ट वाली क्लास में देखा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर उसके बाद में हमने ये देखा था कि चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मास कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, न्यूट्रॉन का कितना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि चार्जिंग की कौन कौन सी मैथड होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके लास्ट वाली क्लास में ये देखा कि आप लोगों को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की। सो आज हम लोग हमारी क्लास 12th फिजिक्स का सबसे पहला लो, है ना, सबसे पहला लो जो है वो करने जा रहे हैं। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय करोगे, बड़ा मज़ेदार। मतलब मैं जब एज ए स्टूडेंट था ना तो मुझे ये वाला डेरिवेशन करना बहुत पसंद था, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी क्लास को। जस्ट अ मिनट, मैं इसे ठीक कर लूँ स्क्रीन को। ओके चलिए आज का प्रोग्राम काउंटडाउन शुरू किया जाए। आज हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि व्हाट डज इट मीन बाय पॉइंट चार्ज, है ना। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, देखो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं तुम्हारे सामने हूँ, है ना, तो क्या तुम मुझे पॉइंट बोल सकते हो क्या, है ना। नहीं बोल सकते, क्यों? थोड़ा ऐसे टेक्निकली समझो कि जैसे अभी तुम मेरे सामने बैठे हो, है ना, ऐसा नहीं, मे भी पता नहीं भगवान तुम मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे होंगे, तो इस केस में बाकायदा मैं तुम्हारे लिए एक पॉइंट चार्ज हूँ। बट अगर मान लो कि जितना क्लोज मैं तुम्हारी स्क्रीन पे हूँ, है ना, अगर उतने ही पास तुम मेरे बैठे रहते हैं, फिर सामने तुम मेरे बैठे रहते हैं, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हूँ क्या? तो फिर ये पॉइंट चार्ज या पॉइंट ऑब्जेक्ट कब और किसे बोला जाता है ना। तो जैसे मान लो कोई भी चीज, है ना बेटा, कोई भी चीज जब एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे प्लेस्ड होती है ना, तब उस चीज को हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोगों का अर्थ से सन को ले लो, है ना, सन हमारे लिए क्या है, पॉइंट चार्ज है। जाने कितने हजारों किलोमीटर दूर है आप लोगों का सन। फिर उसके बाद में स्टार्स देख लो, है ना, कितने छोटे छोटे से नजर आते हैं, बट इट डजेंट मीन कि उनका साइज ऐसा होगा, है ना, वो अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन वो एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो इस वजह से हम लोग उनको क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट चार्ज का सीधा सा मतलब ये है कि जब आप दो पॉइंट चार्ज, जैसे मान लो ये दो चार्जेस है ना, ये दो चार्जेस आप इनको आप इतनी डिस्टेंस पे रख दो, इतने डिस्टेंस पे रख दो, है ना, कि वो जो डिस्टेंस है ना, वो जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इनका जो साइज है ना, वो नेग्लिजिबल हो जाए। बात समझ में आई आपको मेरी? कुछ मैंने क्या कहा कि जैसे ये दो चार्ज मान लो, है ना, ये इसको प्लस क्यों मान लो, इसको माइनस क्यों मान लो, दोनों को प्लस क्यों मान लो, दोनों को माइनस क्यों मान लो, जो है तुम्हारी मर्जी को मान लो। बट ये जो दोनों चार्जेस है ना, वो हम लोग इतनी डिस्टेंस पे रखें, इतना दूर रखें कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो इतनी ज्यादा हो जाए कि उसके कंपेरिजन में आप लोगों का ये जो साइज है ना, ये क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। तो उस कंडीशन में हम इन दोनों को कहेंगे पॉइंट चार्ज। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का फर्स्ट लॉ, है ना, दैट इज अवर कुलाम्स लॉ, है ना। तो एक हमारे अंकल थे, कुलाम अंकल, उन्होंने ये कहा था कि जैसे कोई भी दो चार्जेस हैं, है ना, वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तब उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये जो है ना, ये एक फर्स्ट चार्ज है ना, और ये आप लोगों का एक सेकंड चार्ज है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, है ना, ये आप लोगों को शो भी हो रहा होगा। तो ये आप लोगों से कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो अगर ये दोनों पॉजिटिव टाइप के चार्ज हुए तो क्या होगा, ये चार्ज जो है ना, जस्ट अ मिनट में कलर चेंज कर लूँ तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा। अब जैसे ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज है ना बेटा, ये क्या करेगा, ये इस चार्ज के कारण, है ना, ये इस वाली डायरेक्शन में रिपल होगा, है ना, और ये सेम टू सेम जो है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिपल होगा, है ना। तो
तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपल्शन शो करेंगे। आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू गुलाम, है ना, क्या कहा था गुलाम अंकल ने? गुलाम अंकल ने ये कहा था कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, है ना। क्या कहा भैया इन्होंने ये कहा कि भैया जो तुम्हारा फोर्स है ना, जस्ट मिनट, कलर अच्छा नहीं लग रहा है क्या, चेंज करें? हाँ यार मुझे भी थोड़ा लग रहा है डार्क कलर है, थोड़ा लाइट कलर लेते हैं, है ना। देखो जरा ये वाला कलर ठीक है क्या, कि जो फोर्स है बेटा, जो फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? द प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्जेस, है ना। ये जो दोनों चार्जेस हैं, है ना, उनके प्रोडक्ट की, Q1 ले लो, Q2 ले लो, है ना। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो आपका Q1 चार्ज जो है ना, वो आपका 2 कूलाम हो गया, और Q2 चार्ज जो है वो आपका 3 कूलाम हो गया, है ना। तो 2 3 जा 6, अब मान लो 2 की जगह आपका यहाँ पे 4 कूलाम हो गया Q1 का वैल्यू, और Q2 का जो वैल्यू है वो 3 की जगह 6 हो गया। तो अभी आपका कितना हो गया? 4 6 24, है ना। मतलब अगर आप चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे, है ना, तो आपका फोर्स बढ़ेगा। अगर आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हुआ तो आपका फोर्स कम होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीधा सा मतलब यही होता है कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है ना, तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसी को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट लाइन जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकंड के बारे में बात करें। सेकंड के बारे में ये है कि जो फोर्स होता है बेटा, है ना, ये आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन हो गया, है ना। सेकंड वाले के बारे में बात करें कि जो फोर्स होता है ना बेटा, वो आप लोगों का इनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। अब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या है? जैसे मान लो तुम्हारे पास दो चार्जेस है बेटा, है ना, ये Q1 है, ये Q2 है। अभी तुम लोगों ने क्या किया कि इसका जो डिस्टेंस है ना, वो डबल कर दिया, है ना। वो क्या कर दिया आपने? डबल कर दिया इसका डिस्टेंस। तो मान लो r की जगह कितना डिस्टेंस ले लिया आप लोगों ने? 2r ले लिया। तो डिस्टेंस डबल करने से, है ना, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ना। अगर दो चार्जेस के बीच की अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दो, है ना, जैसे मान लो दो चार्जेस है ना, अब इनको मैं जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे लेके जाता जाऊँगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे मैं लेके जाता जाऊँगा, उतना ही इन दोनों के बीच का फोर्स जो है वो कम होता जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और जितना क्लोज में इनको लेके आऊँगा, जितना क्लोज में इनको लेके आऊँगा, इनका फोर्स बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने डिस्टेंस को बढ़ा दिया। क्या किया बेटा? हम लोगों ने डिस्टेंस को बढ़ा दिया। पहले r था, अभी 2r कर दिया। सो इट डजंट मीन कि जो आपका फोर्स है ना, वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों का जो फोर्स होता है वो क्या? स्क्वायर होता है ना। तो क्या बोला हम लोगों ने कि ये जो डिस्टेंस होता है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब उस केस में आपका जो फोर्स होगा ना बेटा, वो आधा ना होके, है ना, वो क्या हो जाएगा आप लोगों को? 1/4 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा आपका? पहले के कंपैरिजन में 1/4 हो जाएगा। अगर यही डिस्टेंस को आप 3r कर लो तो ये 1/9 टाइम्स हो जाएगा, है ना। सो आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों का सेकंड इक्वेशन हो गया बेटा। अभी हम लोग बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ओके। और इसी चीज को जब आप थोड़ा सा आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको पता है प्रोपोर्शनल का जब भी साइन हटाते हैं तो हम लोगों को एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट जिसको बोलेंगे हम लोग के, तो ये हो जाएगा आपका k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे जो k है बेटा, है ना, उसे बोला जाता है, k को बोला जाता है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना बेटा। क्या बोला जाता है इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना। देखो कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब जो k होता है उसकी कुछ वैल्यू होती है। तो k की जो वैल्यू है बेटा आपकी, है ना, वो k की वैल्यू होगी या तो आप लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, या फिर होता है आप लोगों का 9 × 10⁹, है ना। अच्छा अब इसकी यूनिट कैसे निकालोगे, है ना। अगर यूनिट निकालनी है तो देखो ये जो k है ना, इसको छोड़ के बाकी सबको इधर भेज दो। तो देखो फोर्स का आ जाएगा आप लोगों का न्यूटन, है ना। देखो मैं तुमको इधर समझाऊं थोड़ा, यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। जैसे आप लोगों का जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर आपको इसकी यूनिट निकालनी है k की, है ना, तो k को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा F r का स्क्वायर Q1 Q2। तो फाइनली यहाँ पे आपका जो यूनिट है वो क्या हो गया बेटा? फोर्स के लिए न्यूटन, है ना। अब ये r स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, k का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो उसका, है ना, डायमेंशन वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों का जो इसका
यूनिट होगा, है ना बेटा, वो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके, कूलाम इनवर्स स्क्वायर। आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब यहाँ पे, है ना, ये जो आप लोगों के पास एप्सिलॉन नॉट है बेटा, है ना, जो एप्सिलॉन नॉट है उसे क्या बोलते हैं, तो बेटा ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, परमिटिविटी ओके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। फ्री स्पेस का मतलब क्या हुआ, फ्री स्पेस का मतलब ये है कि जब दो चार्जेस को, है ना, जब दो चार्जेस को हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब दो चार्जेस को हम लोग वैक्यूम में रखते हैं, है ना। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ ताकि यहीं पे आप लोगों का ये जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाए। जस्ट अ मिनट, ओके। और ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है ना बेटा, ये जस्ट के का उल्टा होता है ना। अगर आप यूनिट लिखने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, जस्ट के का उल्टा होता है। अच्छा, इसका भी कुछ वैल्यू होता है क्या, है ना। देखो कैमरे में दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, जो आप लोगों का लेटर्स वगैरह है वो ओके है, ओके फाइन। चलिए, तो अभी हम लोगों का इसका वैल्यू अगर हम लोग देखें, है ना बेटा, इसका वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये होगा आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है बेटा आप लोगों का 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ओके। अच्छा, यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट हो जाएगी आप लोगों का इसका उल्टा, है ना, मैंने क्या बोला, के का उल्टा एप्सिलॉन नॉट है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, ओके। सो आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो फाइनली जो आपका फोर्स का वैल्यू है बेटा, है ना, जो आपका फोर्स का वैल्यू है वो हो जाएगा आप लोगों का F इज इक्वल्स टू आइदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या तो ये लिख सकते हो आप, है ना, या तो ये लिख सकते हो आप, या फिर आप इसे लिख सकते हो बेटा F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ओके। जस्ट अ मिनट, देख लूँ मैं, कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना। अच्छा, ये तो था आप लोगों का अगर दो चार्जेस जो है वो कहीं फ्री स्पेस में रखे हुए हो, है ना, कहीं फ्री स्पेस में रखा हुआ है। अगर मान लो ये दो चार्जेस किसी मीडियम में रखे हुए हो तो, है ना, तो उस केस में आप लोगों का जो फॉर्मूला बनेगा फॉर एनी मीडियम, है ना, यहीं पे लिख ले क्या तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। चलो यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा फॉर एनी मीडियम, है ना, फॉर एनी मीडियम, ओके, फॉर एनी मीडियम। कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, फॉर एनी मीडियम। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, नॉट हटा दो तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू आप लोगों का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आई होप यहाँ तक की पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये था आप लोगों का, ओके, कूलाम्स लॉ, ठीक है। अगर दो चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है तब उनके बीच में लगने वाला फोर्स इतना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोगों की क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्लास को और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का डेफिनेशन ऑफ वन कूलाम, है ना बेटा, कि वन कूलाम का डेफिनेशन क्या होता है। देखो सिंपल सा डेफिनेशन है कि इफ टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मान लो दो चार्जेस है आप लोगों के, है ना, ये आप लोगों का Q1 हो गया बेटा, ये आप लोगों का Q2 हो गया, और ये एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, इन वैक्यूम। कहाँ पे रखा अभी हम लोगों ने इन दोनों को, वैक्यूम में रखा हुआ है। एंड फोर्स बिटवीन दैम, है ना, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है बेटा, है ना, जो फोर्स है वो कितना है आपका 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। देन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज सेड टू बी 1 कूलाम। तो अभी हम लोग जो इसका मैग्नीट्यूड होगा बेटा, है ना, उसको कितना बोलेंगे, 1 कूलाम। देखो मैं आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाता हूँ। अभी आपने देखा कि जो दोनों चार्जेस है ना, उनके बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उनके बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पे आप लोगों का F का जो वैल्यू है बेटा, है ना, वो F का वैल्यू आप लोगों को गिवन है, कितना है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, ओके। K का वैल्यू अभी आप लोगों ने पहले देखा है ना, कितना होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, ओके। और यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं ना, तो हम लोग ले सकते हैं कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q, है ना, ऐसा हम लोग मान सकते हैं अगर ये दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का हो गया इंटू
आप लोगों का क्यू स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय, अब इसका जो आप लोगों का यूनिट होता है वो कितना हो रहा था बेटा, न्यूटन। ओके, देखो के का जो वैल्यू था, है ना, के का जो वैल्यू था, ये रहा आपका के का वैल्यू, और के का क्या यूनिट था आप लोगों का, के का वैल्यू यूनिट था आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन, ओके, ये इस के की वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इनटू ये Q1 Q2 है, तो ये हो जाएंगे आपका क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है आपका 1 मीटर स्क्वायर, है ना बेटा। तो देखो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसल, फिर न्यूटन से न्यूटन कैंसल, 9 इंटू 10⁻⁹ से 9 इंटू 10⁻⁹ कैंसल। तो फाइनली क्या बचा आपके पास, ये बचा आप लोगों के पास में क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका 1c स्क्वायर, यहाँ की नहीं कि यहाँ पे फाइनली आप लोगों का प्रूफ हो गया कि जो चार्ज है वो कितने मैग्नीट्यूड का होगा बेटा, आप लोगों का 1 कूलम का। आई होप यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए, अब हमारा जो कूलम्स लॉ होता है ना वो हर जगह नहीं लगा सकते हम लोग, है ना, इसका एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग, तो देखो इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, है ना बेटा। अगर आप लोगों के जो चार्जेस हैं वो पॉइंट साइज के हैं तभी हम लोग कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। दूसरा है इट इज वैलिड फॉर चार्जेस एट रेस्ट, है ना। आप अगर चार्जेस रेस्ट में हैं, अगर चार्जेस रेस्ट पोजीशन में हैं तभी आप कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। एंड फाइनली इट इज ओनली वैलिड फॉर द डिस्टेंस ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, है ना। अगर आप लोगों का जो डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा है ना, तो उस केस में आप लोग कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, किसी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, फिर भी अगर किसी टाइप का कोई डाउट आपके मन में रहता है ना, कभी कुछ चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बता दूंगा। चलिए, तो आगे बढ़ें। अब हम लोग जो है ना, एक नए इसी के बाद वाले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दैट व्हाट डज इट मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। एक टर्म आता है आप लोगों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे भी हालांकि हम लोग कैपिटल के से ही डिनोट करते हैं, है ना, लेकिन देखते हैं हम लोग कि आप लोगों का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है। ओके, जस्ट अ मिनट, बहुत गर्मी लग रही है एक्चुअली, ये वॉइस के कारण मुझे सारा फैन वैन सब बंद करके बैठना पड़ता है। चलिए, आप देखें कि क्या होता है ना। तो बेटा देखो, जो आप लोगों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं, ओके, तो ये क्या होता है ना। सो इट इज द रेशियो, एक्चुअल में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट इज अ रेशियो, एक रेशियो है, किसका रेशियो बेटा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैप्ट इन वैक्यूम, है ना। कब, जब फोर्स, कब, जब दो चार्जेस को कहाँ पे रख रखा हो हम लोगों ने, वैक्यूम, है ना, टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। अगर आप लोगों के दो चार्जेस सेम डिस्टेंस पे कहाँ पे रख रखे हों, मीडियम में, है ना, तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, है ना, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि आप लोगों का अगर दो चार्जेस, है ना, वैक्यूम में है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो सकता है, उस केस में आपका फॉर्मूला होगा बेटा के Q1, है ना, Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप लोगों का, अच्छा मैं के का वैल्यू भी डाल दूं क्योंकि मुझे वैक्यूम दिखाना है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। बताया था मैंने कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, जस्ट अ मिनट, मैं से इसको थोड़ा सा इधर लगा दूं, ठीक है, अभी ठीक है ना बेटा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर उसके बाद यही चार्जेस अगर कहाँ रखे हो, किसी मीडियम में रखे हो, तो मैंने बोला था एप्सिलॉन नोट में से नोट निकाल देना, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। आप चाहो इसे तो मीडियम के लिए एम भी यूज कर सकते हो, ओके। तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो अपना 1/4 पाई से 1/4 पाई गया, है ना, Q1 Q2 से Q1 Q2 गया, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, है ना। तो फाइनली आप लोगों के पास बचा, तो वो बचा आप लोगों के पास K इज इक्वल्स टू, है ना, अब एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/एप्सिलॉन m, है ना। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो फाइनली आप लोगों को मिलेगा, है ना, फाइनली आप लोगों को मिलेगा K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन r, है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा
कि ये जो रेशो है आपका, है ना, अब यहाँ पे एप्सिलॉन एम क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, एप्सिलॉन ये अब इसको एप्सिलॉन नॉट कीजिए, है ना, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, सॉरी वो मुझसे आर लिखा गया, है ना। अच्छा, जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, वो परमिटिविटी के केस में क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, वो परमिटिविटी के केस में होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अच्छा, इस रेशियो को आप एक चीज से और डिनोट कर सकते हो, दैट इज नोन एज एप्सिलॉन आर, है ना। एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन आर और के है ना बेटा, ये दोनों ही सेम है ना, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों सेम है। बट ध्यान रखिएगा, अगर जब आप, है ना, जब आप फोर्स के बारे में बात करो तो रेशो किसका लेना है बेटा, आपको रेशो आपको वैक्यूम टू मीडियम लेना है ना बेटा, जब आप फोर्स के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप परमिटिविटी के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे जब आप परमिटिविटी के बारे में बात कर रहे हो तो आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का रेशियो लेके चलना है, बस ये इतना सा फर्क है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है बेटा, एप्सिलॉन आर का मतलब है आप लोगों का, एप्सिलॉन आर का मतलब है परमिटिविटी ऑफ, दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। कैमरा बीच में तो नहीं आएगा, शायद आ रहा होगा, जस्ट अ मिनट, है ना। तो एप्सिलॉन आर का मतलब होता है, एप्सिलॉन आर का मतलब होता है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, एप्सिलॉन आर का मतलब है रिलेटिव ओके परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कैमरा वगैरह भी ठीक है। ओके फाइन। अच्छा, तो यहाँ पे, है ना, ये एक चीज़ और तुमको दिखेगी क्या, मैं इसको यहीं कॉपी पेस्ट कर दूँ, चलो एक ये इसको मैं यहीं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये दोनों को लेके हम लोगों ने इस चीज़ को लिखा है, जस्ट अ मिनट यार, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखो ज़रा कैमरे में दिख रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ मैं, तो सही हो जाएगा। ओके, आई होप अभी ठीक होगा, चेक करो ज़रा, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई इश्यू तो नहीं है, आई थिंक। ओके फाइन, है ना बेटा। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। चलिए, तो आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। तो एक कुलाम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन कर लिया जाए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग कुलाम्स लॉ के ऊपर, बढ़िया वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। बोले सर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करवा दो, है ना, ताकि हम लोगों के डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए आप लोगों को एक अच्छा सा न्यूमेरिकल्स करवा देते हैं। अरे इसको हटाना पड़ेगा, कैसे हटेगा यार ये, जस्ट मिनट, चलो एक काम करो, इसको रहने देते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है। अच्छा, क्या बोला इसने कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, है ना। मतलब मान लो यहाँ पे दो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है ना। तो पहला जो पॉइंट चार्ज है बेटा, जो पहला पॉइंट चार्ज है ना, वो है आप लोगों का Q1 इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁷ कूलम। जो सेकेंड चार्ज है वो है आप लोगों का 3 × 10⁻⁷ कूलम, है ना। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना बेटा, जो डिस्टेंस है ध्यान रखिएगा वो सेंटीमीटर में, तो आप लोगों को मीटर में लेना पड़ेगा, तो 30/100 मीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इनके बीच में क्या निकालना है आपको, इनके बीच में निकालना है फोर्स। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी आप लोगों ने, F इज इक्वल्स टू KQ1 ओके Q2/R², है ना बेटा। तो यहाँ पे K का वैल्यू कितना था आप लोगों का, 9 × 10⁹ ओके। और K आपका कैमरा बीच में नहीं आ रहा है ना। तो आप लोगों का Q1 कितना हो गया, 2 × 10⁻⁷ ओके। और Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁷
ओके। और इनके बीच का जो डिस्टेंस बेटा है ना, डिस्टेंस कितना हो गया आपका 3/10 कर लूँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3/10 है ना, या फिर आप लोग इसको 3/10 है ना, या फिर आप इसको 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी है ना। सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन मानता हूँ मैं उसको, मतलब ये क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं हो रहा है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं हो रहा ना, यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो देखो सिंपल सिंपल चीज़ें, पहले 10 की पावर्स को उड़ा देते हैं है ना, तो जो 10 की पावर के अलावा उन सबको लिख लो। तो ये हो गया आपका 9 × 2 × 3, ठीक है, नीचे हो जाएगा आप लोगों का 3 × 3 = 9, ओके। और क्या बचा 10 की पावर्स में, देखो ऊपर आप लोगों के पास में 10 की पावर 9 है ना, अब -7 कितना हो गया -14, ठीक है। और नीचे 10 की पावर -2 होगा तो ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 10 की पावर कितना हो जाएगा ये 2, ओके, ये हो गया 10 की पावर 2। आई होप ये चीज़ कैसे लिखी मैंने तुमको समझ में आ गई होगी है ना। कुछ नहीं, वो जो पावर्स है ना उनको ऊपर लिखा, या फिर नहीं समझ में आया तो फिर से ऐसे लिखूँ क्या है ना। चलो मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 10 की पावर 9 दिख रहा है ना, ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर -7 कितना हो जाएगा 10 की पावर -14। अब तुम ही बताओ 10 की पावर 9 और 10 की पावर -14, 10 की पावर 9 है ना इंटू 10 की पावर -14 है ना, दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10 की पावर -5 आएगा। तो ऊपर बचा तुम्हारे पास 10 की पावर -5 और नीचे बचा 10 की पावर -2। अब इसे ऊपर लेके जाओगे तो देखो 9 से 9 कैंसिल, फोर्स का वैल्यू हुआ 6 × 10⁻³ ओके। सो फाइनली तुम्हारा जो आंसर आएगा वो काय में आएगा न्यूटन में। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यहाँ की कहानी है ना आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे बात करें तो आगे हम लोग जो है ना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, अगर आप लोगों को है ना इसी कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखना हो तब आप उसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है ना। अब वेक्टर फॉर्म से है ना स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 11th क्लास में मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहूँगा है ना। 11th क्लास में आप लोग लेकर जाना चाहूँगा कि देखो जब भी हम लोग किसी यूनिट वेक्टर को लिखते हैं है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे लिखना है ए यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है बेटा कि ए वेक्टर है ना डिवाइडेड बाय आप लोगों का इसका मैग्नीट्यूड है ना, यही कुछ होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग वेक्टर्स लॉ पे। अब देखिए यहाँ पे मान लो आप लोगों का है ना ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये आप लोगों का चार्ज Q1 है जो कि ओरिजिन से है ना बेटा, जो ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे है ये आप लोगों का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और ये जो आप लोगों का चार्ज Q2 है बेटा है ना, चार्ज Q2 जो है ना, अच्छा इसको कैपिटल लगा दे क्या, कैपिटल कर दे क्या, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, दिखने में अच्छा लगेगा। जस्ट अ मिनट है ना, ये हो गया आप लोगों का Q1 ओके, ये हो गया आप लोगों का Q2 है ना। तो यहाँ पे ये जो है ना ये कितना R2 डिस्टेंस पे है ना, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब देखो यहाँ पे है ना क्या होता है बेटा कि ये दोनों अगर प्लस चार्जेस हुए है ना, सेम टाइप के चार्जेस हुए, तो ये जो Q1 है ना इसको ये Q2 फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, मतलब ये जो Q1 है ना बेटा, ये Q1 पे ये जो Q2 फोर्स है इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा है ना, और ये जो Q2 है इस पे ये Q1 फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा इसको लिखने का तरीका कैसे वो देखो है ना, जैसे लिखा हुआ अगर मेरे पास कभी कि फोर्स यहाँ पे लिखा हो 1 2 है ना, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है बेटा कि फोर्स है ना, फोर्स बाय है ना 2 ऑन 1 है ना, इसका क्या मतलब होता है फोर्स बाय 2 है ना ऑन 1, मतलब ये जो सेकंड वाला चार्ज है ना ये किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है बेटा, फर्स्ट वाले के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा क्या मैं उसको F12 से डिनोट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और ये जो फोर्स होगा बेटा है ना यहाँ पे क्या होगा, ये जो फोर्स है क्या मैं इसको 2 1 से डिनोट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि फोर्स ऑन 1 है ना कौन लगा रहा है बाई 2, यहाँ पे क्या है फोर्स ऑन 2 कौन लगा रहा है बाई 1। सो आई होप ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग ये देखें कि अगर हम लोगों के पास में है ना, अगर हम लोगों के पास में 2 चार्जेस है ना, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट वाले चार्ज के बारे में ना। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे है ना, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि फोर्स ओके, फोर्स है ना ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज है ना 1/2 ओके। तो क्या तरीका बताया था मैंने लिखने का, ये हो जाएगा आपका फोर्स 1 2 है ना
विल बी इक्वल्स टू, है ना, क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू के, ओके, ये हो जाएगा आप लोगों का Q1 Q2, है ना, डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है ना, हालांकि इसको हम लोगों को अभी वेक्टर की फॉर्म में लिखना है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये लिख दिया। अब इसको बनाना हम लोगों को वेक्टर फॉर्म, है ना, तो भैया ये तो हो गई आपकी वैल्यू, है ना, ये तो हो गई, क्या हो गई आपकी वैल्यू हो गई, है ना, और अब इसको आपको जो है ना वेक्टर की फॉर्म में लिखना है ना, तो हम लोग इसके आगे क्या लगा रहे हैं, यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका R21 यूनिट वेक्टर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अभी मैंने तुम लोगों को बताया है ना कि अगर आप लोगों को यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये जो यूनिट वेक्टर है क्या मैं इसे R21 वेक्टर अपॉन R21, है ना, इसका मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो मतलब होता है सीधी सी वैल्यू, है ना, उसके ऊपर डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो आप लोगों का R12 लिखा रहे, है ना, ध्यान रखना आप लोगों का R12 हो या R21 हो, है ना, अगर उसका मैग्नीट्यूड है ना बेटा, तो किसके बराबर होता है, R के बराबर आप ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो आपका F12 होगा उसे मैं लिख सकता हूँ k Q1 Q2 अपॉन, अच्छा देखो ये भी R ही हो गया अब मेरे लिए, है ना, तो ये हो जाएगा R3, और ये, है ना, अच्छा एक चीज़ और देखो आप क्या, है ना, यहाँ पे कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट, इस पूरे को थोड़ा सा छोटा कर लूँ, जस्ट अ मिनट, चलिए, अरे यार ये पूरे ही बिगड़ गया, जस्ट अ मिनट, देखो कैमरा थोड़ा छोटा कर दूं मैं, देखो जरा अभी ठीक है क्या, अभी ठीक है, ओके फाइन, आई होप अभी दिख रहा होगा तुमको, है ना, चलिए क्लियर है। तो हाँ मैं तुमसे ये कह रहा था कि जैसे यहाँ पे, है ना, आप लोगों का जो R21 है ना, इसे हम लोग, आप लोगों को याद है जब वेक्टर लिखते थे, है ना, तो जैसे R21 है ना बेटा, तो इसको कैसे लिखते थे हम लोग, ये आप लोगों का लिखा जाता था, है ना, फाइनल माइनस आपका लोगों का फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो देखो यहाँ पे फोर्स कहाँ से लग रहा है, 2 से लग रहा है, किस की तरफ लग रहा है, 1 की तरफ लग रहा है, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, 2, है ना, किसकी तरफ लग रहा है, 1 की तरफ लग रहा है, तो 2 1 जो है उसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, R1 माइनस R2, है ना, तो ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ये अभी आप लोगों का, इसको थोड़ा सा छोटा करें क्या, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आप लोगों का F12 है ना विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R, है ना, क्यूब हो जाएगा बेटा, है ना, ये R12 और R21 को आप R लिख ही सकते हो, है ना, और ये जो है इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, R1 माइनस R2 ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। तो ये रहा आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद अगर बात करें, है ना, तो अब जैसे मैंने फोर्स ऑन 1/2 निकाला, वैसे मैं फोर्स ऑन 2/1 भी निकाल सकता हूँ, है ना। तो क्या होगा मेरा फोर्स ऑन 2/1, तो चलिए देखते हैं हम लोग फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन 2/1, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने F12 लिखा था, अब आप क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे F21, ठीक है, ये हो गया आपका F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना बेटा। और यहाँ पे फाइनली मैंने क्या लिखा है देखो यहाँ पे मैंने लिखा था R1 माइनस R2, तो अच्छा मैंने एक एक स्टेप समझा देता हूँ पहले तुमको, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, R12 का R12 कैप लिखोगे, है ना। फिर इसी को आप थोड़ा सॉल्व करके K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, और इसे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, R12 का वेक्टर डिवाइडेड बाय R, है ना, 1/2 का वेक्टर डिवाइडेड बाय इस R12 का मैग्नीट्यूड, है ना, और मैग्नीट्यूड मैंने बताया इसे आप नॉर्मली R लिख सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली आप लोगों का F21 जो है बेटा वो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, वो हो जाएगा आप लोगों का, है ना, वो हो जाएगा आप लोगों का K Q1 Q2 अपॉन R3, तो ये, है ना। और अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसे, तो ये हो जाएगा आप लोगों का R2 माइनस R1,
है ना, R2 माइनस R1, है ना। चलो अब इसे अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, है ना, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, है ना, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, F21 इज इक्वल्स टू माइनस, है ना, माइनस क्या हो जाएगा आप लोगों का KQ1 Q2 R क्यूब, ओके, और ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ओके। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये किसी के बराबर है क्या, देखो आपका फर्स्ट इक्वेशन, है ना, देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था आपने, तो फर्स्ट इक्वेशन में दिखा आप लोगों को KQ1 Q2 अपॉन R क्यूब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना। तो क्या इसकी जगह मैं आप लोगों का F12 लिख सकता हूँ क्या, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि F21 इज इक्वल्स टू माइनस F12, है ना। इसको देख के कुछ याद आया क्या, है ना, क्या इसे क्या है ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या बोला था न्यूटन ने कि अगर, है ना, ईच एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि भैया अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है ना तो वो भी सेम टाइप का फोर्स लगाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा, है ना, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। तो बेटा ये जो नेगेटिव साइन है ना ये आप लोगों का क्या शो करता है, नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है ना। तो ध्यान रखना फिजिक्स वाले जो है ना उनकी लाइफ में माइनस का थोड़ा अलग रोल है ना, जैसे मैथ्स वालों के साथ होता है ना वैसे हम लोगों को फिजिक्स वालों के साथ नहीं होता, है ना। हम लोगों के इस यहाँ पे माइनस का थोड़ा अलग ही फंडा चलता है, ओके। माइनस का मतलब सीधी सी बात है कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो आई होप ये वाली कहानी भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए फटाफट से, है ना, एक शानदार सा न्यूमेरिकल कर लिया जाए, ठीक है, या फिर आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाए, है ना, करोगे ना। और अगर तुम लोगों को कभी कुछ नहीं समझ में आए ना, अगर तुम लोगों को कभी कुछ नहीं समझ में आए, ट्रस्ट में आप मुझे बिल्कुल बताना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे करवाऊंगा। पर अगर मैं कोई होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ ना, यू हैव टू सॉल्व दैट, ओके। तो चलिए अभी हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि आप लोगों का द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, है ना, 0.2 माइक्रोकूलम, मतलब आप लोगों का जो Q1 पे फोर्स है वो है आप लोगों का 0.4, है ना। माइक्रोकूलम का मतलब इनटू 10 दी पावर माइक्रो, है ना, 6 कर लो, ठीक है, कूलम हो गया। फिर उसके बाद ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, अब जो सेकेंड वाला है ना वो कितना है आप लोगों का माइनस 0.8 इंटू 10 दी पावर माइनस 6 कूलम, है ना, और इन एयर इज 0.2 न्यूटन, है ना। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस बार उसने क्या दिया बेटा आप लोगों को, फोर्स का वैल्यू दे दिया, तो 0.2 न्यूटन उसने दे दिया है। क्या बोला उसने कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, सबसे पहले तो आप इसके क्या बताओ, आर की वैल्यू बताओ, है ना, और व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, है ना। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि फोर्स की वैल्यू तो सेम होगी, है ना, जितना फर्स्ट वाला सेकेंड पे फोर्स लगाता है उतना का उतना सेकेंड वाला फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा। तो फोर्स का वैल्यू तो आप लोगों का कितना ही होगा, 0.2 न्यूटन ही होगा। अच्छा अब आप आर का वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना, तो आप लोगों को पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास F की वैल्यू है ना, K की वैल्यू तुम लोगों को पता है 9 इंटू 10 दी पावर 9, फिर Q1 का वैल्यू तुमको दे रखा है ना, Q2 का वैल्यू तुमको दे रखा है ना। अच्छा जब ये फॉर्मूले में तुम वैल्यू रखोगे तो माइनस 0.8 लगाओगे क्या, नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं यार, हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, है ना, हम लोगों को डायरेक्शन थोड़ी बतानी है यहाँ पे, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे जब वैल्यू निकालनी हो ना तो माइनस वगैरह का हम लोग यूज़ नहीं करते। तो आई होप आप लोग ये वाले फॉर्मूले में लगा के, है ना, आप लोग इसका आंसर मुझे जरूर बताओगे कमेंट बॉक्स में। और अगर फिर भी अगर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे आप नेक्स्ट वाली क्लास में पूछ लीजिएगा। सो ये रहा, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलो इतना भी मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, है ना, ये होगा आप लोगों का जस्ट मिनट, है ना, ये हो जाएगा आप लोगों का इसका आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, है ना, Q1 Q2 अपॉन कितना कर लो, F कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के कितना होगा 9 इंटू 10 दी पावर 9, ठीक है बेटा। और Q1 कितना है आप लोगों का 0.4 इंटू 10 दी पावर माइनस 6, ओके, जस्ट मिनट। उसके बाद में माइनस 6 है ना, माइनस 6, और ये शिट लग गया, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है ना। जस्ट अ मिनट, मुझे इसको स्टॉप करना ही पड़ेगा। सारी मेहनत बेकार होने वाली है। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
जस्ट अ मिनट बेटा, ओके। अरे यार, ओके, थैंक गॉड। चलिए, ओके। सो यहाँ पे है ना, हम लोग इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो आर स्क्वायर इधर लिख लेना, है ना। अब के का वैल्यू होता है तुम्हारा 9 इंटू 10⁹, ओके। अब आप लोगों को इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, Q1 दिया हुआ है 0.4 इंटू 10⁻⁻6, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.8 इंटू 10⁻⁻6, और फोर्स दिया हुआ है 0.2 न्यूटन का। आई होप इतना तो आप मुझे करके बता ही सकते हो, और इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप ये वाली चीज़ तुमको समझ में आई होगी, और तुम मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताओगे। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम लोग। अच्छा, अभी हम लोगों को है ना ये देखना है ना, एक क्वेश्चन है हमारा कि विच फोर्स इज ग्रेटर बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। कि भैया आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उन दोनों में, है ना, उन दोनों में ज़्यादा फोर्स, मतलब ज़्यादा पावर वाला फोर्स कौन सा है ना, किसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो देखो आप लोगों को भी पता है अच्छी तरीके से, है ना। जैसे मैं क्या लूँ, यहाँ पे ये फॉइल है मेरे पास, है ना। जैसे देखो ये फॉइल तुम देख पा रहे हो, ठीक है, ये फॉइल तुम लोग देख पा रहे होंगे, जस्ट अ मिनट, है ना। ये फॉइल के कुछ छोटे छोटे से मैं ऐसे पीस कर लूँ, ये मैंने यहाँ पे रखे, ये मैंने यहाँ पे रखे, है ना भैया। अब ये फॉइल के पीस है मेरे पास, है ना, ये फॉइल के पीस मैंने कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब अर्थ जो है इसको कहाँ पे खींच रही है, नीचे की साइड, है ना। पर अगर मुझे इसको उठाना हो तो मैं क्या करूँ, एक बलून लूँ, है ना, अपने हेयर से अच्छे से रब करूँ, है ना। तो ये देखो, ये देखो, ये तुम देख पा रहे हो क्या, आई होप दिख पा रहे होंगे, है ना। दिख रहा है तुमको अच्छे से, आई होप दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो दिख रहा है अच्छे से, है ना। तो देखो अब यहाँ पे अर्थ जो है ना, इसको खींच पा रही है क्या, खींच पा रही है क्या अर्थ, मतलब तुम्हारा जो ग्रेविटी काम कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा है ना। मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये थोड़ा तो ज़्यादा होगा, जिसके कारण ही इसने इसे रोक के रखा हुआ है ना। तो अब हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है ना, कि ज़्यादा मतलब कितना, है ना, कितना ज़्यादा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, आइए देख लेते हैं। सो अब हम लोगों को क्या करना है ना, ये पता करना है कि ये जो है वैल्यू कितनी होती है। तो आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से कि एफ ई जो है ना, हम लोग रेशो देख लेते हैं दोनों का, कि दोनों का एक दूसरे से रेशो कितना होता है। तो एफ ई डिवाइडेड बाय होगा आप लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, है ना। तो एफ ई की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगी आप लोगों का के, है ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आप लोगों का क्या फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी, है ना, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, है ना। तो फाइनली आप लोगों का एफ ई जो है ना, एफ ई जो है वो एफ जी के बराबर होगा। तो क्या वैल्यू रखनी है आपको, के, है ना, Q1 Q2 अपॉन जी m1 m2, है ना। अब यहाँ पे है ना, ये वाला है ना, ये वाला एक ऐसा रिलेशन है जिसकी हेल्प से आप ये पता कर पाओगे, है ना, कि ये फोर्स जो है वो दूसरे वाले फोर्स से कितना कम या ज़्यादा है ना। अब अगर हम लोग कोई सिचुएशन ले लें, है ना, जैसे आप लोगों का, अगर आप लोगों के पास दो पार्टिकल है ना, अगर आप लोगों को उनका चार्ज पता है, अगर दो पार्टिकल्स उनका मास पता है, के की वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जी की वैल्यू आप लोगों को पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 या -12 ऐसे कुछ होता है ना, 10⁻⁻11 होता है कन्फर्म, है ना। तो ये जी की वैल्यू आप लोगों को पता ही है ना। तो ये सारी वैल्यू रख के हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, पहले उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलते हैं, है ना, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि चेक दैट द रेशो के ई स्क्वायर, है ना, अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशन लेस। सबसे पहले तो ये दिखाना है आपको कि यहाँ पे आप लोगों को एक प्रोटॉन दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना भाई मेरे, एक प्रोटॉन दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक है। तो उन दोनों में आप लोगों को ये दिखाना है कि ये जो एफ ई है ना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू होता है ना, ये आप लोगों का डायमेंशन लेस होता है,
ठीक है। तो देखो डायमेंशनलेस तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे भी फोर्स जो है ये भैया एफ ई अपॉन एफ जी है ना। हालांकि तुम लोग इन सबको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, लंबी चौड़ी प्रोसेस है। जैसे पहले के का डायमेंशन लिखो, जी का डायमेंशन लिखो, Q1 का डायमेंशन लिखो, Q2 का डायमेंशन लिखो, M1 का डायमेंशन लिखो, M2 का डायमेंशन लिखो, इन सबको सॉल्व करो है ना। तो फाइनली एक दूसरे से सारी की सारी चीज़ें कट जाएगी है ना। तो फिलहाल मैं तुमको शॉर्ट एंड स्वीट में समझाऊं तो भैया जो फोर्स है ना, ये भी फोर्स है, ये भी काम में होगा न्यूटन में, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी क्या है न्यूटन में। तो आपको पता है न्यूटन से न्यूटन कैंसल, मतलब आपका कितना आया कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो इनका रेशियो होता है बेटा है ना, ये कैसा होता है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस है ना। कैसा होता है आपका डायमेंशनलेस है ना। इसको मैं आगे तुम लोगों को डायमेंशन फार्मूले की हेल्प से भी बता दूंगा, पर आज थोड़ा टाइम कम है, हम लोगों की क्लास थोड़ी लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट में फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ है ना। तो चलिए आ जाइए फटाफट इधर से। अभी इसने बोला कि डायमेंशन लेस है, तो भैया दिखा दिया हम लोगों ने डायमेंशन लेस है। फिर क्या बोल रहा है कि लुक अप एट ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, है इस रेशियो की वैल्यू निकाल के बताऊं। अब देखो अभी हाल हम लोगों ने रेशियो देखा कितना होता है, एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल्स टू के Q1 है ना, Q2 अपॉन जी M1 M2 ये वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पे है ना के जो है वो एज इट इज रहने दो। अब Q1 का मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है E है ना। प्रोटॉन पे भी कितना होता है आप लोगों का E है ना। उसके बाद में अगर हम लोग देखें G है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना, और मास ऑफ प्रोटॉन भी आपको पता है। तो फाइनली ये हो जाएगा आप लोगों का K² डिवाइडेड बाय G MEMP है ना। अब हम लोग जरा इसकी वैल्यू रख ले, तो देखो K का जो वैल्यू है ना बेटा FE अपॉन FG है ना। जस्ट मिनट, थोड़ा छोटा लिखें नहीं तो आप लोगों का स्पेस कम पड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका FE अपॉन FG विल बी इक्वल्स टू है ना, K का वैल्यू कितना 9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। और आप लोगों का इलेक्ट्रॉन जो है ना उस पर वो वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, क्या स्क्वायर कर लूँ, ठीक है बहुत बढ़िया है ना। उसके बाद में आप लोगों को जी का वैल्यू मैंने बताया 6.6 इंटू 10⁻11 है ना। और इलेक्ट्रॉन का मास आप लोगों को पता है 9.1 इंटू 10⁻31 है ना। और प्रोटॉन का मास आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है ना। आई होप आई नो कैमरा बीच में आ गया होगा यार भाई, और बच गए, वेरी गुड, चलो नहीं आया अच्छी बात है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻27 है ना। अब जरा सॉल्व कर लो इसको है ना। मुझे बताया तुम लोग भयंकर हो है ना, ऐसी कैलकुलेशन देख के तो भाग जाओगे, ठीक है। अच्छा क्या करो, क्या तरीका बताया था मैंने कि पहले नंबर को एक साथ लिख लो है ना। तो ये हो गया तुम्हारा FE अपॉन FG है ना। भैया न्यूमेरिकल्स छोड़ने नहीं है, कसम है तुमको न्यूमेरिकल्स छोड़ने नहीं है, करने भैया है ना। तो 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.6 है ना, इंटू 9.1 इंटू 1.6 है ना, ले लो इसको, ठीक है। उसके बाद में है ना आप लोगों का जो पावर्स है ना, उसको अगर मैं लिखूं तो भैया देखो यहाँ पे 10 की पावर 9 हो रही है ना। और ये 19 2 38 मतलब 9 माइनस 38, तो ये हो गया, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 है ना की पावर, यहाँ से देखो -1 है ना। फिर उसके बाद ये जाओगे तो -31 है ना, और ये जाओगे तो -27 है ना, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो अभी अब तुम लोग बिल्कुल इसको एक्यूरेट सॉल्व करना है ना, मे भी पॉसिबल थोड़ा इधर उधर आ जाए। मैं अभी एक रफ आइडिया से है ना, क्योंकि मैं ही इतने कैलकुलेशन में पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं एक रफ मोटे मोटे तौर पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ है ना। तुम लेकिन इसको पूरा आंसर निकाल के मुझे जरूर बताना। तो जैसे मान लो मैंने 9 से 9.1 है ना, दोनों अप्रोक्सीमेट पास से तो उड़ा दिया, 1.6 से आपका 1.67 उड़ गया है ना। तो अब आपके पास जो बच्चा है ना, अरे मेरे पास खाली स्लाइड नहीं बची क्या, अरे यार जस्ट मिनट, घबराना मत है ना, थोड़ी बहुत वीडियो लंबी जा सकती है आज है ना। अरे क्वेश्चन भी तो भारी है तुम्हारा। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा FE है ना डिवाइडेड बाय ये FG, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा बेटा तुम्हारे पास, ये बचा है तुम्हारे पास 1.6 अपॉन 1.6 अपॉन कितना हो जाएगा 6.6, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स का क्या हाल है, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 माइनस 38, यानी कि यहाँ से बचा तुम्हारे पास है ना, मैं 10 का पावर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ खाली बस तुम्हारे लिए, ठीक है। बॉक्स दिखेगा, हाँ दिखेगा ना सर। तो देखो यहाँ से ऊपर से बचा तुम्हारे पास 10 की पावर -29 है ना भाई, और नीचे से क्या बचेगा तुम्हारे पास, ये बचेगा तुम्हारे पास ये हो जाएगा तुम्हारे पास 31
31 27 है ना, तो ये हो गया तुम्हारे पास 38 58 58 59 69 है ना, तो ये हो गया तुम्हारे पास 69 है ना, तो ये 10 की पावर कितना हो गया तुम्हारे पास 69 है ना। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो 40 बचेगा है ना, तो मोटे मोटे तौर पे ये जो तुम्हारा आएगा ये आएगा तुम्हारा 10 की पावर 40 है ना। अब अगर इस पूरी और अच्छे से इसको सॉल्व करोगे है ना, तो ये आएगा तुम्हारा एफ ई अपॉन एफ जी है ना, अप्रोक्सीमेट अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 2.4 इंटू 10 द पावर 39 है ना, 39। हाँ, इतने इसके आसपास जो है तुम्हारा आंसर जो है वो आने वाला है। देख लेना थोड़ा बहुत एक आध जीरो कभी ऊपर नीचे हो सकती है, आई डोंट थिंक सो कि होगी, पर कभी हो जाए तो देख लेना है ना। अब अगर इसको तुम थोड़ा सॉल्व करके देखो है ना, इसको अगर तुम थोड़ा सॉल्व करके देखो तो ये कितना ज़्यादा है ना, तो भैया जो तुम्हारा एफ ई ना मेरे भाई है ना, एफ ई वो अगर ये ज़ीरो लिखो है ना, तो ये 24 हो गया, एक और कम कर दो है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 हाय जस्ट अ मिनट 29 है ना, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 एफ जी। कुछ समझ में आया भाई मेरे है ना, मतलब जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो इतना ज़्यादा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ किसके, तुम्हारे ग्रेविटेशनल फोर्स के है ना, तभी 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 समझ में आया। अभी भी चिपके हुए हैं, अब गिरे हैं, ठीक है, फिर भी एक है, दिख रहा है क्या कैमरा, कैमरा दिख रहा है क्या, और कहाँ गया सर, झूठ बोल रहे हो आप, नहीं नहीं देखो ये, ठीक है। तो आई होप ये वाली वैल्यू तुमको समझ में आई होगी और कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी है ना। मतलब एक अच्छा खासा फोर्स जो होता है ना, एक अच्छा खासा वैल्यू होता है ना। तो आप लोगों का शॉर्ट एंड स्वीट में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट एंड स्वीट में इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सर कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर, कैसे लिख सकते हैं ना, तो ऐसा भी लिख सकते हो कि एफ ई विल बी इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10 द पावर 39 टाइम्स ऑफ एफ जी, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बेटा इन द कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो चलो ये वाला क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे समझ में आया होगा है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में तुमको होमवर्क में देके जा रहा हूँ है ना, और मक्कारी बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है, नहीं आए तुम्हारा भाई करवाएगा, लेकिन बीच में छोड़ के नहीं जाना है ना। तो देखो क्या क्वेश्चन है कि कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस, है ना। कि भैया एक तुम लोगों को पता है 2 पॉइंट चार्जेस अगर तुम ले लो है ना, तो उसके बीच में कूलम्ब्स लॉ है ना, और आप लोगों का जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है ना, न्यूटन्स लॉ जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है, दोनों के दोनों जो है ना, वो क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर है ना लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने का मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/r, मतलब फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस है ना बिटवीन द चार्जेस एंड मासेस रिस्पेक्टिवली, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। तो मैंने तुम्हारा अब भी हाल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए तो कैलकुलेट करके बता दिया है ना कि फोर्स कितना होता है, इतना होता है ना। अब सेकेंड वाला बोल रहा है कि फॉर 2 प्रोटॉन्स, अब तुमको क्या करना है, जहाँ पे मैंने एक बार इलेक्ट्रॉन को लिया था एक बार प्रोटॉन को लिया है ना, वहाँ पे तुमको दोनों ही जगह प्रोटॉन लेना है ना, तो एक बार कैलकुलेट करके देखना। दूसरी बात है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर अपार्ट, है ना। मतलब वो जब दोनों एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉन यानी 10⁻⁻10 मीटर की डिस्टेंस पे हो, है ना, तो उस कंडीशन में उन दोनों के ऊपर जो है आप लोगों का कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है ना, वो आप लोगों क्या निकालना है आप लोगों को, उसका एक्सेलरेशन निकालना है आपको, है ना बेटा। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। सो आई होप ये वाले क्वेश्चन को आप मुझे ज़रूर करके बताओगे, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, नेक्स्ट टाइम पे ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको करवाऊंगा, है ना। तो अब फाइनली एक जो है कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हम लोगों का एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और रह गया। आज टाइम बहुत लंबा हो गया, इससे ज़्यादा हम लोग इस वीडियो को और नहीं लेके जा सकते, वरना तुम उल्टे हो जाओगे, है ना। तो फाइनली हम लोग देखेंगे वो वाला इसके बाद वाली क्लास में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी मैं तुम लोगों को करवाऊंगा। आई होप ये क्लास तुम लोगों को बहुत अच्छे से लग रही होगी, है ना। और न्यूमेरिकल से डरना बिल्कुल नहीं है, देखा तुमने कितने अच्छे से आंसर आए थे ना, है ना। अगर तुम ट्राई करोगे, और ध्यान रखना बेटा काम न्यूमेरिकल से आएंगे,
है ना, पिछले साल का पेपर उठा के देख लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हो तो भाई मेरे हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। और अगर फिर भी कोई किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे 7869145191 पर कॉल या मैसेज कर देना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।